हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। चलिए एनसीईआरटी रिकैप सेशंस आगे बढ़ाते हैं। हम लोग बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर को ही आगे लेंगे और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट पॉलीसैकेराइड्स। इस वीडियो को देखने से पहले जो मोनोसैकेराइड्स वाला वीडियो है, हमने एक शुगर के ऊपर एक वीडियो बना रखा है इसी एनसीईआरटी रिकैप सेशन में, ठीक है, उसको ज़रूर देखो। उसके बाद ही इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। देखो, हमने बात की थी बायोमोलिक्यूल्स की कि ये दो तरह के होते हैं। जिनका वेट 800 डाल्टन से कम रहता है उनको आप कहते हो माइक्रोमोलिक्यूल्स। 800 से 1000 डाल्टन से कम रहता है वो माइक्रोमोलिक्यूल्स, और जिनका वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा रहता है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स। हमने माइक्रोमोलिक्यूल्स में शुगर की स्टडी की, न्यूक्लियोटाइड्स, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, ये सब हमने डिस्कस किए। मैक्रोमोलिक्यूल्स में हम प्रोटीन्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट पॉलीसैकेराइड्स और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो चार माइक्रोमोलिक्यूल्स की हमने बात की, तो माइक्रोमोलिक्यूल्स आपको किस में मिलते हैं? हम वापस सबसे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इस बारे में। एसिड सोल्यूबल पूल में मिलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स, लेकिन एक माइक्रोमोलिक्यूल ऐसा है जो आपको एसिड इनसोल्यूबल पूल में मिलेगा, वो है लिपिड। ऐसा क्यों होता है वो सब रीज़न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार उस पर हम है ना नहीं डिस्कस करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में आएँ और मुझे बताएं कि वाई लिपिड्स जिनका वेट 800 डाल्टन के आसपास रहता है वो माइक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में, लेकिन वो एसिड इनसोल्यूबल पूल में क्यों मिलते हैं? तो आपको मुझे इसका रीज़न समझाना है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक पॉलीसैकेराइड्स यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स का। एक जो 3 मैक्रोमोलिक्यूल्स है उसमें से एक है पॉलीसैकेराइड्स। नाम क्या है? पॉली मतलब बहुत सारे, और सैकेराइड्स मतलब जो आपका जो यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना मोनोसैकेराइड्स, यानी मोनोसैकेराइड में एक सिंगल सैकेराइड यूनिट रहता है। तो कैसे बनता है? पहले आप देखो हमारा जो शुगर वाला वीडियो है जिसमें हमने ग्लूकोज की बात की है और दूसरे मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स की बात की, वो वीडियो देखो, तब आपको पॉलीसैकेराइड और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पे। देखो कैसे फॉर्मेशन होता है। ये एक मोनोसैकेराइड, ये दूसरा मोनोसैकेराइड, ठीक है। यहाँ पर देखना, हम कार्बन नंबरिंग देखो, ये सबसे पहला कार्बन है, ये सबसे पहला कार्बन, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका, ये यहाँ पे सेकंड कार्बन। सबका अलग अलग रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि सब में पहले और दूसरे कार्बन के बीच में ही बॉन्ड बनेगा, सबका अलग अलग रहता है। अब अगर आप यहाँ समझें अगर अच्छे से, तो यहाँ देखो आप, एक कार्बन पर लगे OH में से हाइड्रोजन रिलीज होगा और दूसरे में से OH रिलीज होगा। एक से क्या रिलीज हुआ? हाइड्रोजन। दूसरे से क्या रिलीज हुआ? OH, यानी ओवरऑल क्या रिलीज हुआ? H2O। अगर आपने प्रोटीन्स वाला वीडियो अच्छे से देखा है तो उसमें हमने कहा था कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो उसे कहा जाता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे भी वाटर लॉस हो रहा है। प्रोटीन में जब पेप्टाइड बॉन्ड बनाया था हमने, तो पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में भी हमने डिहाइड्रेशन किया था। तो ये दो बॉन्ड्स आपको ध्यान रखने हैं कि इस बॉन्ड को नाम दिया गया है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या नाम है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो यहाँ बनेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड, ये दो बॉन्ड ऐसे हैं जिनके फॉर्मेशन के वक्त वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, यानी ये दोनों डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से बनते हैं। तो आप देखो यहाँ पर H2O रिलीज होने की वजह से अब इस ऑक्सीजन और यहाँ पर इस कार्बन के साथ डायरेक्ट एक बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड को कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में कितने सैकेराइड यूनिट्स हैं? ये एक, ये दूसरा, तो इसको हमने नाम दिया डाइसैकेराइड्स। डाई मीन्स 2, लेकिन डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड नहीं होते। डाइसैकेराइड तो क्या हो गया? 2 सैकेराइड्स का। अब इस तरह से जब एक बहुत लंबी चेन बन जाएगी तब उसे कहा जाएगा पॉलीसैकेराइड्स। यहाँ देखो आप, कितने सारे मोनोसैकेराइड्स ने मिलकर एक लंबी चेन बना दी, ये 4, 5, 6, 7, इसको अब आप कहते हो पॉलीसैकेराइड्स। और इन सब में बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये कैटेगरी कहलाती है पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स एनसीईआरटी की भाषा में देखें तो बेसिकली थ्रेड्स हैं। एनसीईआरटी कहती है कि लिटरली अ कॉटन थ्रेड। कॉटन थ्रेड, ये जो आप इस तरह से कॉटन की जो आपने घर में देखा होगा सिलाई के वक्त, ये जो थ्रेड्स होते हैं, इस तरह के थ्रेड्स होते हैं काफ़ी छोटे छोटे, और ये अलग अलग मोनोमर्स से मिलकर बनते हैं। और इस केस में मोनोमर कौन है? इस केस में मोनोमर है मोनोसैकेराइड्स। अब यहाँ पे क्या एनसीईआरटी ने वर्ड यूज़ किया? बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब कि बेसिकली यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल को बनाने वाले, यानी कि मोनोमर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एनसीईआरटी बार बार ये वर्ड यूज़ कर रही है कि जैसे उन्होंने कहा प्रोटीन्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं अमीनो एसिड्स, यहाँ ये कह रहे हैं कि पॉलीसैकेराइड्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स आर दी मोनोमर्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स
मोनोसैकेराइड्स। और इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड्स के बीच में बॉन्ड कौन सा होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड डिहाइड्रेशन से बनते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखें आप, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये जो बीच में मोनोसैकेराइड्स दिखा रहे हैं ये N मतलब कि बहुत सारे प्रेजेंट है, तो ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, ये जो कार्बन है, पहला कार्बन जिसको आप कह रहे हो यहाँ पे, इस पर्टिकुलर पॉलीसैकेराइड में ये पहला कार्बन जो है बार बार बॉन्ड बना रहा है। यहाँ देखो आप, ये पहला कार्बन, ये पहला कार्बन और ये पहला कार्बन। अब होगा क्या? होगा ये कि देखो आप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा कार्बन रहता है। तो बॉन्ड किस किस के बन रहा है? बीच में बन रहा है पहले और चौथे कार्बन के बीच में। अब इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड हमेशा कौन से कार्बन के बीच में बन रहा है? इस पर्टिकुलर पॉलीसैकेराइड में पहला और चौथा, पहला और चौथा। इसको 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। देखो बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे बॉन्ड के नाम में, बिकॉज हम एनसीईआरटी तक ही लिमिट रखना चाहते हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट्स पे बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं और काफ़ी डिटेल में वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, जिसमें हमने उनके आइसोमरिज्म वगैरह सब कुछ डिस्कस किया है। तो आप चाहे तो वो डिटेल वाले वीडियोस देख लो, आपको बॉन्ड्स के बारे में और आइडिया लग जाएगा। यहाँ केवल समझाने में के लिए मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ ये जो पर्टिकुलर पॉलीसैकेराइड है, इसमें दो मोनोसैकेराइड्स के बीच का जो बॉन्ड है वो पहले और चौथे कार्बन के बीच में बन रहा है। इसका मतलब इसमें एक एंड ऐसा होगा जिसमें चौथा वाला कार्बन फ्री होगा। तो इस एंड पे कौन सा कार्बन फ्री है? 4th कार्बन फ्री है। और इस एंड पे कौन सा कार्बन फ्री है? 1st कार्बन फ्री है। तो वो वाला एंड जिस पे फर्स्ट कार्बन फ्री है उसको आप कहते हो रिड्यूसिंग एंड, और ये राइट एंड रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हमने प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड की चेन बनाई, उसमें हमने कहा था कि राइट एंड कौन सा किसको कहेंगे, लेफ्ट एंड किसको कहेंगे, तो वो कौन कैसे डिसाइड किया था हमने वहाँ पर। ठीक इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स में, पॉलीसैकेराइड्स में जो रिड्यूसिंग एंड होगा, और रिड्यूसिंग एंड कौन सा है? जिसमें पहला कार्बन का OH फ्री है, ये देखो आप यहाँ पे। तो जो रिड्यूसिंग एंड होगा वो राइट एंड होगा, और जो नॉन रिड्यूसिंग एंड है वो लेफ्ट एंड होगा। ठीक है, तो याद कैसे करना है? आपको याद करने का आसान तरीका बता रहा हूँ, RR, राइट रिड्यूसिंग। बहुत सिंपल है, राइट रिड्यूसिंग, यानी राइट एंड रिड्यूसिंग एंड होगा और लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड होगा। तो ये डायरेक्ट आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। क्लियर? राइट एंड रिड्यूसिंग एंड, जिसका पहला कार्बन का OH फ्री होगा वो रिड्यूसिंग होगा। समझ में आया? तो ये इस तरह से हम इसकी जो है साइड डिटर्मिनेशन करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीसैकेराइड्स एक ही होते हैं क्या? तो आप यहाँ समझें, देखो कार्बोहाइड्रेट्स एक बहुत बड़ा ग्रुप है। हम कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे हम बात करें ना मोनोसैकेराइड्स की, मोनोसैकेराइड्स भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। डाइसैकेराइड्स भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। पॉलीसैकेराइड्स भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीसैकेराइड्स में क्या डिफरेंस है कि हर पॉलीसैकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड नहीं होते। ये सारे मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स मिलके कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप हो गया बेसिकली। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल्स की, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज ग्लूकोज का होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर मतलब क्या हो गया? एक ऐसा पॉलीमर जिसकी मोनोमर यूनिट्स हमेशा सेम रहती हो, यानी बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलकर, मोनोमर सेम है, ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं? सेल्यूलोज। तो यहाँ जब होमोपॉलीमर आया तो मेरे दिमाग में आया हेटेरोपॉलीमर। तो मुझे आप बताओ कि आप प्रोटीन्स को किस कैटेगरी में रखोगे? प्रोटीन्स हेटेरोपॉलीमर्स हैं या होमोपॉलीमर्स है? हेटेरोपॉलीमर्स क्या होते हैं? जिनकी जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो अलग अलग रहती है, उनको आप हेटेरोपॉलीमर कहते हो। सेल्यूलोज कहाँ मिलेगा हमारे वर्ल्ड में? तो जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं केवल उनकी बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले सेल्यूलोज प्लांट सेल की सेल वॉल। तो प्लांट की जो सेल वॉल रहती है, यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर इन्होंने शो कर रखा है। इस सेल वॉल में आपको ये जो थ्रेड्स दिख रहे हैं अलग अलग, ये सारे के सारे थ्रेड्स सेल्यूलोज के बने हैं। बहुत छोटे छोटे फिब्रिल्स रहते हैं, ये सारे सेल्यूलोज के बने। आप देखो यहाँ पे ये सारे ग्लूकोज यूनिट्स हैं, किस तरह से एक लंबी लीनियर चेन बनी है ग्लूकोज की। तो ये सारा सेल्यूलोज का बना होता है। उसके अलावा सेल्यूलोज आपको जो पेपर जो हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, आप सबको पता होगा कि पेपर प्लांट से बनता है। एक्चुअली प्लांट से जो पल्प निकलता है उस पल्प से पेपर बनाया जाता है। और तो ये जो पेपर्स भी रहता है ये क्या रहता है? सेल्यूलोज। इसलिए आपको बचपन में पढ़ाया जाता है कि हमें पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज पेपर्स हम बेसिकली प्लांट से ही डिराइव
करते हैं। और उसके अलावा आपने कॉटन तो सुना ही हुआ, जो कॉटन के थ्रेड्स, जो धागे रहते हैं कॉटन के, वो सेल्यूलोज हैं। तो कॉटन इज सेल्यूलोज और ये प्लांट से डिराइव किया जाता है। तो ये सेल्यूलोज के 3 एग्जांपल्स आपको याद करने होंगे। कॉटन यानी रुई, प्लांट की सेल वॉल सबसे इंपॉर्टेंट, और जो पेपर बनता है प्लांट पल्प का, ये सब सेल्यूलोज के बनते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, स्टार्च। स्टार्च अगेन होमोपॉलीमर है ग्लूकोज का, ये भी ध्यान रखें आप, है डायरेक्ट एग्जाम्पल्स है ग्लूकोज का होमोपॉलीमर, और इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ सेल्यूलोज, यानी सेल्यूलोज का ही एक वेरिएंट। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन से देखो, मैं एक एक वर्ड जो है एनसीईआरटी से ही उठा के बता रहा हूँ आपको। ये देखो, ये स्टार्च होता है। अब यहाँ पे जो हमने एक एक यूनिट दिखा रखी है, सारी ग्लूकोज है यहाँ पे, ये सब ग्लूकोज है। ठीक है, अब हमने इसको सेल्यूलोज का वेरिएंट बोला। सेल्यूलोज में हमने क्या कहा था, सेल्यूलोज में हमने कहा था कि जो जितने भी यूनिट्स हैं ना, इस तरह से एक लाइन में अरेंज्ड हैं, एक लाइन में अरेंज थे, उनकी ब्रांचेज नहीं थी। जबकि स्टार्च में आपको ब्रांचेस दिख रही है, देखो ये लाइन है, ये लाइन की ब्रांच, ये इसकी ब्रांच। तो स्टार्च और इवन ग्लाइकोजन, इनमें ब्रांचेस प्रेजेंट होती है, जबकि सेल्यूलोज में इस तरह की ब्रांचेस नहीं प्रेजेंट थी। तो इसलिए इसको वेरिएंट ऑफ सेल्यूलोज कहा गया। स्टार्च एक हेलिकल फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है। ये देखो आप, बेसिकली अगर आप स्टार्च को डिटेल में पढ़ोगे ना, तो स्टार्च के आप 2 वेरिएंट्स, 2 फॉर्म्स पढ़ते हो। मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा क्योंकि अपने को डिटेल में ज़्यादा जाना नहीं है, बट फिलहाल आप याद रखो कि उसमें से जो एक वेरिएंट रहता है वो इस तरह का हेलिक्स का फॉर्मेशन करता है। और स्टार्च कहाँ पाया जाता है, तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का जो स्टोर हाउस है, यानी प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। जितना ग्लूकोज उनका एनर्जी पर्पज़ के लिए चाहिए वो तो यूटिलाइज हो जाएगा, और जो बाकी ग्लूकोज बच गया, उस रिजर्व ग्लूकोज को सेव किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स भी बनाता है, और प्लांट टिश्यूज़ का स्टोर हाउस है एनर्जी का, यानी प्लांट्स को जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो उस स्टार्च को हाइड्रोलाइसिस करके वो उस एनर्जी को डिराइव करेगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आयोडीन टेस्ट के ऊपर। आपने बचपन में एक स्टार्च आयोडीन टेस्ट किया होगा, जैसे ब्रेड या पोटैटो लिया होगा आपने, और उस पर आपने डाला होगा आयोडीन। तो जैसे ही आप उस पर आयोडीन डालते हो पोटैटो और ब्रेड पे, तो वो इस तरह से ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। लेकिन सेल्यूलोज ऐसा ब्लू ब्लैक कलर नहीं देता आयोडीन के साथ, तो उसके पीछे का हमें रीज़न समझना है। वापस बता रहा हूँ, स्टार्च को जब आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर देता है, जबकि सेल्यूलोज ऐसा नहीं करता। तो उसके पीछे का रीज़न उसके स्ट्रक्चर में ही है। स्टार्च के बारे में हमने क्या कहा कि स्टार्च हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, और सेल्यूलोज सिंपल स्ट्रेट चेन्स बनाता है। ये इस तरह से, ये सारे ग्लूकोज के मोनोमर्स हैं सारे। तो बेसिकली क्या होता है कि बिकॉज स्टार्च सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर्स बनाता है, तो ये जो आपको हेलिक्स के बीच के जो स्पेसिस दिख रहे हैं यहाँ पे, जब आयोडीन हम डालते हैं तो आयोडीन इन स्पेसिस में कैप्चर हो जाता है, ट्रैप हो जाता है बेसिकली, जिसकी वजह से वो रिएक्ट करता है ना। ये अपने हेलिकल पोर्शन में आयोडीन मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर लेता है, जिसकी वजह से ये स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर देता है। जबकि सेल्यूलोज में इस तरह का कोई हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, कुछ ऐसा नहीं है जो आयोडीन को होल्ड कर सके, इसलिए ये ब्लू ब्लैक कलर नहीं देता। तो इसके जो पीछे का रीज़न है, वो रीज़न इसके स्ट्रक्चर में छुपा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हम ग्लाइकोजन की बात करते हैं। तो अगेन ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज का होमोपॉलीमर है। अब हमने सेल्यूलोज की बात की, स्टार्च की बात की और ग्लाइकोजन की बात की। इन तीनों में कॉमन चीज़ क्या है कि तीनों ही ग्लूकोज के होमोपॉलीमर हैं। ये तीनों ही ग्लूकोज के होमोपॉलीमर्स हैं, इनका मोनोमर ग्लूकोज रहता है। तो ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है आपके सामने, और ग्लाइकोजन में आप देखो, आपको यहाँ पर ब्रांचिंग दिख रही होगी ना, ऐसे क्लियर ब्रांचिंग दिख रही है। इवन स्टार्च में भी रहता है ब्रांचिंग, लेकिन ग्लाइकोजन की जो ब्रांचिंग है वो बहुत एक्सटेंसिव ब्रांचिंग है। स्टार्च से ज़्यादा ब्रांचेज शो करता है ग्लाइकोजन। ये इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर रहता है। ये सारे ग्लूकोज देखो आप किस तरह से आपस में फॉर्म है। ये यहाँ पर एक ब्रांच बन गई। क्लियर, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, डिटेल वाले वीडियोस अपलोडेड हैं, अलग से आप देख सकते हो। ग्लाइकोजन का जो डायग्राम है वो एनसीईआरटी ने भी शो कर रखा है। तो ये वो एनसीईआरटी का पिक्चर है जो मैंने दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ देखो, इन्होंने एक स्ट्रेट चेन दिखा रखी है ग्लाइकोजन की, फिर इन्होंने यहाँ पे शो कर रखा है ब्रांचिंग है यहाँ पे, ये देखो ब्रांचेस दिखा रखी है यहाँ पे। तो एनसीईआरटी ने जो अलग अलग ब्लॉक्स पे इसको दिखाया, पहले ये स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर दिखा रहा है यहाँ पे, ये देखो इन्होंने यहाँ पे इसको एनलार्ज करके दिखाया, तो ये शो कर रहा है ग्लूकोज सारे, ठीक है। और अभी ब्रांच वाले पोर्शन पे शो कर रहा है आपको, तो ब्रांच वाले पोर्शन पे ये रहा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। हालांकि एक चीज़ एनसीईआरटी ने अपने डायग्राम में लिखी तो नहीं है, लेकिन इस डायग्राम से मैं वो चीज़ समझा सकता हूँ आपको। कैसे समझा सकता हूँ वो देखिएगा आप, कि जब
जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन एक तो स्ट्रेट चेन वाला, आप यहाँ देखो ये ग्लाइकोजन की स्ट्रेट चेन बन रही है। तो इसमें देखो आप कौन कौन से कार्बन इन्वॉल्व है बॉन्ड फॉर्मेशन में। ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। बाजू वाला मॉलिक्यूल देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो कौन कौन से कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है? पहले और चौथे कार्बन के बीच में। तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा होगा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अगर ब्रांच की बात करोगे, ब्रांच वाला पोर्शन अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो ये देखो ये ब्रांच वाला पोर्शन है। तो इस ब्रांच वाले पोर्शन में आप देखें अगर, तो यहाँ पे ये पहला कार्बन हो गया, और नीचे वाले मॉलिक्यूल की अगर जिससे मतलब ये बॉन्ड बना है तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी कि 6th कार्बन और फर्स्ट कार्बन के बीच में बॉन्ड है। इसलिए इस बॉन्ड का नाम क्या है? 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहाँ पे 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी कि आप ये चीज़ ध्यान रखें, ये एनसीईआरटी के पिक्चर में भी क्लियर दिख रही है। यहाँ पे देखो ये पहला कार्बन और ये चौथा कार्बन, इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है। जबकि ब्रांच वाले में अगर मैं बात करूँ तो ब्रांच वाले में छठे कार्बन और पहले कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो ये पिक्चर से क्लियर हो रहा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि डायग्राम एग्जाम एनसीईआरटी में शो कर रखा है। तो जहाँ ब्रांचिंग पॉइंट्स है वहाँ तो 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और जो स्ट्रेट वाला है उसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें डायग्राम से जो है इन्फर कर लेनी चाहिए। ग्लाइकोजन को कहा गया है अ वेरिएंट ऑफ स्टार्च। बिल्कुल स्टार्च जैसा ही मॉलिक्यूल है, लेकिन स्टार्च से ज़्यादा थोड़ी ये ब्रांचिंग शो करता है। और ग्लाइकोजन कहाँ मिलेगा आपको? कि एनिमल टिश्यूज़ में स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। हमने क्या कहा? प्लांट जो एक्सेस ग्लूकोज रहता है, प्लांट उस एक्सेस ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में सेव करता है, जबकि एनिमल्स उस एक्सेस ग्लूकोज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये डिफरेंस है। इसलिए ग्लाइकोजन को कुछ बुक्स में आप देखना एनिमल स्टार्च की तरह लिखा होता है कि ग्लाइकोजन इज एनिमल स्टार्च। क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे पास, मुझे बताइए कि ग्लाइकोजन ह्यूमन बॉडी में बेसिकली कौन से ऑर्गन्स या कहाँ पर जाकर मोस्टली स्टोर होता है? इसका आंसर आपको मुझे देना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, इन्यूलिन की बात करते हैं। यहाँ मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि ये इन्यूलिन है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है आपने इंसुलिन हार्मोन के साथ। इंसुलिन हार्मोन जो पैंक्रियाज के बीटा सेल से रिलीज होता है वो अलग है, ये इन्यूलिन अलग है। इन्यूलिन एक कार्बोहाइड्रेट है और ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है। तो ये चीज़ यहीं से आप याद कर लें कि इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। अब तक जो हमने देखे सेल्यूलोज देखा, स्टार्च देखा, ग्लाइकोजन देखा, ये सारे ग्लूकोज के पॉलीमर है, जबकि इन्यूलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर है। अब एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हालांकि एनसीईआरटी ने यहाँ नहीं इस बारे में मेंशन किया है। आप मुझे बताओ कि जब आपने किडनी वाला चैप्टर पढ़ा, उस किडनी वाले चैप्टर में आपने इन्यूलिन के बारे में कहाँ पढ़ा है? मतलब इन्यूलिन का और किडनी से आपस में क्या रिश्ता हो सकता है, ये आपको मुझे बताना है। मतलब यूज़ किया जाता है बेसिकली इन्यूलिन को किडनी के किसी टेस्ट के लिए, तो वो मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में आके। चलिए देखो, आप जब भी कमेंट सेक्शन में आके आंसर देते हैं तो मुझे वहाँ क्वेश्चन भी लिखा कीजिए आपका ये आंसर पर्टिकुलर किस क्वेश्चन के लिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स की। देखो अब तक जो हमने देखा है सारे सिंपल पॉलीसेकेराइड्स थे, है ना, ग्लूकोज के पॉलीमर्स, है ना, होमोपॉलीमर्स और फ्रक्टोज का पॉलीमर, ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स। ना व्हाट आर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स वो हैं जिनके मोनोमर्स जो है ना, ये मोनोमर्स आर डिफरेंट टाइप्स। मतलब एक तो होता है सिंपल मोनोसेकेराइड जैसे ग्लूकोज है, इनके जो मोनोसेकेराइड्स हैं ये थोड़े मॉडिफाइड टाइप के रहते हैं। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स भी मोस्टली होमोपॉलीमर्स ही रहते हैं, पहली बात तो है ना। यहाँ मैंने मोस्टली लिखा है ना, मैंने सारा नहीं लिखा है, मोस्टली, यानी कि ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स होमोपॉलीमर्स है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इनके मोनोमर्स थोड़े से मॉडिफाइड टाइप के रहते हैं। कैसे? अब आप इसको देखो, आप ये नॉर्मल ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं है, इसमें देखो आप NH2 अमीन ग्रुप लगा हुआ है। नॉर्मली आपको एक मोनोसेकेराइड, आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखो, आपको इसमें कहीं पे भी NH2 नहीं मिलता। इनको कहा जाता है अमीनो शुगर्स। क्या कहते हैं इनको? अमीनो शुगर, यानी शुगर का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म अमीनो शुगर। तो मोनोमर्स जो है ये मोनोसेकेराइड्स के मॉडिफाइड फॉर्म है। तो या तो अमीनो शुगर का बना होगा या फिर बना होगा कुछ और केमिकली मॉडिफाइड शुगर जैसे ग्लूकोसामिन या N-एसिटाइल गैलेक्टोसामिन। ठीक है, ये ध्यान रखने, देखो सारे नाम, ग्लूकोसामिन याद रखें और N-एसिटाइल गैलेक्टोसामिन याद रखें। इसको नाग कहा जाता है, N-एसिटाइल गैलेक्टोसामिन, नाग। तो ग्लूकोसामिन
एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन। और आप नाम अगर देखोगे, नाम में और डिटेल में जाओगे आप तो ये देखो ग्लूकोज प्लस अमीन, मतलब क्या, एक तरह का अमीनो शुगर हो गया ये भी। दूसरा नाम देखो आप गैलेक्टोज, गैलेक्टोज क्या है, एक शुगर, और अमीन ये भी क्या हो गया, अमीनो शुगर। तो इस तरह के मोनोमर्स को यूज़ करके, मॉडिफाइड मोनोमर्स को यूज़ करके जब कोई पॉलीसैकेराइड बनाया जाता है तो उसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है काइटिन। ठीक है, काइटिन आपको अच्छे से पता होगा, जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है, उस आर्थ्रोपोडा फाइलम में जो एक्सोस्केलेटन रहता है वो काइटिन का बनता है ना। आपके कोर्स में है कॉकरोच, तो आपने कॉकरोच में पढ़ना, आप कॉकरोच का जो एक्सोस्केलेटन रहता है वो हमेशा काइटिन का बनता है ना। ये है सारे आर्थ्रोपोड्स है, क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स, ये सारे आर्थ्रोपोड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो हार्ड कवरिंग दिख रही है आपको इनके ऊपर, ये हार्ड कवरिंग किसकी बनती है, काइटिन की ना, एक्सोस्केलेटन वाला पार्ट। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए कि काइटिन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स के अलावा और कौन से तरह के ऑर्गेनिजम्स में मिलती है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, तो आपको मुझे उन ऑर्गेनिजम्स का नाम बताना है। तो ये था ऑल अबाउट पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, अगर आपको फिर भी किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेल आईडी पे और इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें, जिससे आपको एक्सेस मिलेगा और भी बहुत सारे वीडियोस का। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं आपके लिए हमारे यूट्यूब चैनल के पे जो केवल मेंबर्स के लिए हैं। तो आप ज्वाइन करें, मेंबर बने और उन सभी वीडियोज़ को देखें। थैंक्स अ लॉट फॉर कनेक्टिंग विद अस।